नमस्ते टू ऑल मैजिकल माइंड्स डियर। हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनालिटी सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में। तो आपको मैंने केसेस बताए, सालोमान वर्सेस सालोमान का केस हम देख चुके हैं, हम कंदोली टी लिमिटेड का जो है केस जो है वो देख चुके हैं, ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड का केस देख चुके हैं। तो इन केसेस से आपको ये आइडिया लगा कि जो भी जजेस थे उन्होंने ये डिसीजन दिया कि कंपनी की एक सेपरेट एंटिटी है, अगर कंपनी कोई भी डिफॉल्ट करती है तो वो केस जो है वो कंपनी पे किया जाएगा, कंपनी अलग है अपने मेंबर से। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि एक तरीके से देखा जाए तो जो लॉ है, जो लॉ के प्रोविजंस हैं, वो एक कॉरपोरेशन को एक a corporation is clothed with a distinct personality, यानी कि एक कॉरपोरेशन को एक अलग किया गया है, एक अलग पर्सनालिटी माना गया है, राइट। तो यहाँ पे इन रियलिटी देखें तो कई सारे लोग मिलकर कंपनी बनाते हैं, कई सारे लोग मिलकर कंपनी बनाते हैं, लेकिन जब भी हम कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी अलग है और जो उसके मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो आपके अलग हैं, राइट। तो जैसे ही कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है वो मिल जाता है, वो बन जाता है, कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है, इसका मतलब कंपनी पैदा हो चुकी है, कंपनी की एक अलग एंटिटी है और कंपनी अपने नाम से जानी जाएगी, कंपनी एक लीगल पर्सन है, उसकी सेपरेट एंटिटी है, राइट। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इन रियलिटी इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, रियलिटी में तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है हु आर इन फैक्ट in a way the beneficial owners of the property of the body corporate, right। तो यहाँ पर बेनिफिशियल ओनर्स मतलब कि जो ओनर है एक्चुअल में वो शेयर होल्डर्स हैं। कंपनी का जब वाइंडिंग अप होगा, सारा आउटसाइडर्स का पेमेंट हो जाएगा, तो जो कुछ बचा खुचा होता है वो किसको मिलता है, आपको पता है, शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो ओनर तो हैं, लेकिन जब तक कंपनी है, कंपनी का सेपरेट नाम है और शेयर होल्डर्स जो हैं वो अलग हैं। अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो खुद से एक्ट नहीं कर सकती है, इसलिए कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वही कंपनी का मैनेजमेंट संभालते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि कंपनी खुद से कोई नहीं कर सकती है तो कंपनी के जितने लीगल एक्शन है वो किसके थ्रू लिए जाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू लिए जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, सपोज रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी के मेन डायरेक्टर कौन हुए, मेन डायरेक्टर आपके मुकेश अंबानी जी हुए। अब अगर मुकेश अंबानी जी कोई डिसीजन लेते हैं तो वो कंपनी का डिसीजन होगा, राइट। मुकेश अंबानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है और अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं उसमें बोर्ड ऑफ बाकी डायरेक्टर्स भी उसको ओके करते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो जाता है, तो वो कंपनी का डिसीजन माना जाता है। अब सपोज कंपनी के डिसीजन के अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी मिस्टर एक्स के साथ जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, उन्होंने प्रॉमिस कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है रिलायंस कंपनी का जो है मिस्टर एक्स के साथ। लेकिन अब मुकेश अंबानी जी सोचते हैं कि नहीं, अब मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में किए गए प्रॉमिस को एग्जीक्यूट नहीं करना है, उन्होंने ये मन बना लिया है, राइट। तो अब अगर वो ये डिसीजन लेते हैं कि मुझे मिस्टर एक्स के साथ जो है कंपनी के बिहाफ पे जो मुकेश अंबानी हैं वो डिसीज़न ले रहे हैं कि मुझे अब इस जो है कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करना है, मुझे अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करना है, इन दैट केस आप ये देख रहे हैं कि जो डिसाइड है, डिसीजन है, वो किसने किया, मुकेश अंबानी ने किया कंपनी के बिहाफ पे, और वहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मिस्टर एक्स केस किसके ऊपर डालेंगे, मिस्टर एक्स केस जो है वो मुकेश अंबानी जी के ऊपर डालेंगे कि मिस्टर एक्स जो केस है वो कंपनी के ऊपर डालेंगे। तो यहाँ पे आंसर ये है कि मिस्टर एक्स जो है वो कंपनी के ऊपर डालेंगे, क्योंकि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और कंपनी एक आर्टिफिशियल
पर्सन है। तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ प्रॉमिस के केस में भले ही कंपनी के बिहाफ पे डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लिया हो, लेकिन मिस्टर एक्स जो केस है वो कंपनी के ऊपर ही डाल सकते हैं, मिस्टर मुकेश अंबानी के ऊपर पर्सनल बेसिस पे केस नहीं डाल सकते। तो एक चीज़ आपको समझ में आई होगी कि कोई भी पर्सन अगर कोई लीगल एक्शन लेता है तो वो कंपनी के आर्टिफिशियल पर्सन होने के कारण कोई भी लीगल एक्शन अगर आउटसाइडर लेगा, अगर कंपनी ने कोई ब्रीच ऑफ प्रॉमिस किया है या कुछ और केस है तो कंपनी के ऊपर केस डाला जाता है, कंपनी के मेंबर्स या शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स के ऊपर केस नहीं डाला जाता है। ये एडवांटेज होता है कंपनी के आर्टिफिशियल पर्सन होने का। अब आर्टिफिशियल पर्सन है, काम उसके सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई केस जाएगा कंपनी के खिलाफ तो कंपनी के ऊपर फाइल किया जाएगा, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर फाइल नहीं किया जाएगा। राइट, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। सेपरेट लीगल पर्सन जो हमने बना दिया है, आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी को बना दिया है, इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं। तो कंसिक्वेंसेस यहाँ पे देखिए, मेंबर्स कैन नॉट इन एनी वे क्लेम टू बी सेम एज दैट ऑफ कंपनी। मैंने आपको कहा मेंबर्स अलग है, कंपनी अलग है। मेंबर्स की अपनी अलग जो है पहचान है और कंपनी की एक अपनी अलग पहचान है। तो मेंबर्स जो है, मेंबर्स एंड कंपनी जो है वो सेम नहीं है। कंपनी के केस में जो भी एसेट और लायबिलिटी खरीदी जाएगी वो कंपनी की होगी, वो मेंबर्स की नहीं होगी। इसके पहले भी मैंने आपको इस पे एग्जांपल दिया हुआ है ऑलरेडी कि अगर कोई भी एसेट होती है, कंपनी की कोई भी एसेट होती है, अब उसे चाहे कि मेंबर उठाकर ले जाए, उसकी ओनरशिप है, ऐसा नहीं है। कंपनी के नाम पर वो एसेट या जो लायबिलिटीज़ हैं वो कंपनी की हैं। राइट, तो मेंबर अगर किसी कंपनी के एसेट को लेना चाहता है तो जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाएगा, अगर कंपनी के एसेट्स बेची जा रही है तो वो जब बेची जाएगी तो वहाँ पे एज अ कस्टमर जाके वो खरीद सकता है। अदरवाइज जो कंपनी की एसेट्स हैं मेंबर्स को नहीं मिलती है। हाँ, एसेट्स को बेचकर आउटसाइडर्स की जो लायबिलिटीज़ है उनका पेमेंट करके लास्ट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद जब इक्विटी शेयर होल्डर की बारी आती है तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर के पास उसका शेयर है, वो मार्केट में बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकता है। राइट, थर्ड पॉइंट में देखें, डीलिंग्स बाय और विद द कंपनी आर कैरिड आउट इन इट्स ओन नेम। जो भी डीलिंग कंपनी के साथ होंगी वो कंपनी के नाम पे होंगी। राइट, एंड नॉट एज कलेक्टिव एजेंट्स ऑफ इट्स मेंबर्स। अब पार्टनरशिप फर्म में आपने देखा था, पार्टनरशिप फर्म में फर्म के साथ जो डीलिंग होती थी वो फर्म क्या है, आप कह लीजिए सारे पार्टनर्स को मिलाकर आप क्या बोल रहे हैं, फर्म बोल रहे हैं। लेकिन कंपनी यहाँ पे आप ये नहीं बोलेंगे कि सारे मेंबर्स को मिलाकर कंपनी है। कंपनी की एक अलग ही एंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन, बार बार मैं बोल रही हूँ। तो जो भी डीलिंग है वो कंपनी के साथ है, कंपनी के मेंबर्स के साथ नहीं है। कंपनी जो है मेंबर्स की एजेंट नहीं है। इवन जब आपने देखा कि एसेट और लायबिलिटी कंपनी की है तो कंपनी ही उन एसेट्स का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, क्योंकि उन एसेट्स पर ओनरशिप किसका है, कंपनी की। अब कंपनी की कोई एसेट है उसका इंश्योरेंस शेयर होल्डर अपने नाम पे करवा ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर का कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट कंपनी की प्रॉपर्टी पे नहीं होता है। ये एक आप केस देख रहे हैं, मैकरस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का केस अलग से मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपको ये केस देखना है तो आप देख सकते हैं। तो इस केस का यही डिसीजन था कि शेयर होल्डर का कंपनी की प्रॉपर्टी पे कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होगा। यानी कि अगर कोई एसेट कंपनी की है तो कंपनी ही उसका अपने नाम से इंश्योरेंस करवा सकती है। कंपनी के एसेट का अगर शेयर होल्डर इंश्योरेंस करवा लेता है तो गलत माना जाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर का कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट कंपनी की प्रॉपर्टी पे नहीं होता है। और डियर, ये आपको मालूम होना चाहिए कि इंश्योरेंस तभी होता है जब हम अगर किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं तो हम तभी उस चीज़ का इंश्योरेंस करवा सकते हैं जब उस चीज़ में हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो, यानी कि वो हमारी चीज़ हो, तभी हम बोलेंगे कि हाँ वो उस चीज़ में हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। आगे फिफ्थ पॉइंट में बोल रहे हैं, देयर इज नो बार ऑन एनी मेंबर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ
कंपनी, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रोक यहाँ पे कंपनीज एक्ट में नहीं लगाया गया है कि कोई मेंबर जो है कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि मेंबर और कंपनी दो अलग अलग पर्सनालिटी है, राइट। तो वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इवन जो मेंबर है वो कंपनी के मेंबरशिप के साथ साथ, मतलब ओनर होने के साथ साथ कंपनी के क्रेडिटर भी बन सकते हैं और कंपनी के एम्प्लॉयज भी बन सकते हैं। जैसे कि ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग कंपनी लिमिटेड के केस में हमने देखा था कि जो ओनर था वो कंपनी का एम्प्लॉय भी था, राइट, और कंपनी उसको सैलरी भी दे रही थी। अब नेक्स्ट 7th पॉइंट में हम देखते हैं, द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट टिल इट्स वाउंड अप। कंपनी तब तक एग्जिस्ट करेगी जब तक लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा उसको खत्म ना किया जाए, उसका वाइंडिंग अप ना किया जाए। कोई भी शेयर होल्डर, परपेचुअल एग्जिस्टेंस आपने कंपनी का देखा है, ये एक मेन फीचर है, राइट। तो कोई भी मेंबर शेयर होल्डर की डेथ होती है, इंसैनिटी होती है, इंसॉल्वेंसी होती है, मेंबर्स आते हैं जाते हैं, लेकिन कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगा। खत्म केवल एक चीज़ के थ्रू किया जा सकता है, लॉ के थ्रू किया जा सकता है। एंड क्या बोल रहे हैं 9 पॉइंट पे, नेशनलिटी ऑफ द कंपनी डज नॉट डिपेंड ऑन द नेशनलिटी ऑफ इट्स शेयर होल्डर, राइट। तो अगर किसी भी कंपनी की नेशनलिटी इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट कहाँ पे किया गया है, कंपनी को बनाया कहाँ पे गया है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है कि कंपनी के मेंबर्स कौन है। इवन अगर हम देखें हमारे देश की कंपनी में जो एनआरआईज हैं वो भी शेयर होल्डर बन सकते हैं, यानी कि जो बाहर रहते हैं, बाहर के जो फॉरेनर्स हैं वो भी हमारी इंडियन कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं। तो कंपनी की नेशनलिटी इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है कि उसके शेयर होल्डर्स की नेशनलिटी क्या है, वो किस शेयर होल्डर्स और किसी देश के हो सकते हैं और कंपनी और किसी देश में इनकॉर्पोरेट की जा सकती है, राइट। चलिए, तो कंसिक्वेंसेस आपने देख लिए, तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि कंपनी की जो सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी के अपने नाम से जानी जाएगी और उसके जो डायरेक्टर्स, ऑफिसर, शेयर होल्डर्स, अदर स्टेक होल्डर है वो अलग हैं। तो यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट आता है कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट। कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या हुआ कि कंपनी का जो भी नेम होगा वो अपने नाम से जानी जाएगी। यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल यानी कि हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं निगमन का पर्दा। निगमन मतलब इनकॉर्पोरेशन। तो कंपनी जैसे ही इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन बन गई, कंपनी अपने नाम से जानी जाएगी। तो कंपनी अलग है और उसके डायरेक्टर्स, ऑफिसर, शेयर होल्डर्स, अदर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अलग हैं। तो इनके बीच जो सेपरेटर का काम करता है वो कॉर्पोरेट वेल यानी कि ये निगमन का जो पर्दा है, राइट, ये सेपरेटर का काम करता है। कॉर्पोरेट वेल, निगमन का पर्दा, ये सेपरेटर का काम करता है। तो डियर, अब हम जो देखेंगे आगे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। सबसे पहले लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल को समझने के लिए, जैसा कि अभी मैंने कॉर्पोरेट वेल का मतलब बताया, तो बार बार हम ये बोल रहे हैं कॉर्पोरेट वेल में कि सेपरेट एंड लीगल एंटिटी है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग हैं, उनके बीच जो है वो एक कॉर्पोरेट वेल यानी कि एक कर्टेन आप कह सकते हैं, एक पर्दा कह सकते हैं। ये पर्दा कब क्रिएट होगा? जब कंपनी क्या हो जाएगी? इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। इनकॉर्पोरेट होने पे कंपनी अलग है और उसके शेयर होल्डर्स अलग है। ये चीज़ दिखाने के लिए कॉन्सेप्ट किसका आया? कॉर्पोरेट वेल का आया। तो कॉर्पोरेट वेल क्या हुआ? सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ अ कंपनी एक्ट्स एज कॉर्पोरेट वेल विच सेपरेट्स द पर्सन्स प्रेजेंट इनसाइड द कंपनी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, राइट। तो कंपनी के जो मेंबर्स हैं, कॉर्पोरेट वेल उनको अलग करता है। मेंबर्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, वो अलग है और कंपनी अलग है, राइट। ये कॉन्सेप्ट ये बताता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर थर्ड पार्टी कोई केस करेगी तो वो कंपनी के ऊपर होगा केस, उनके डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स या मेंबर्स के ऊपर वो केस नहीं होगा। ओनली द कंपनी इज लायबल टू द थर्ड पार्टीज
for the acts or defaults made in the name of company, even though the members, directors or other officers might have acted on behalf of the company. तो यहाँ पे जो कंपनी लायबल है थर्ड पार्टीज के लिए, वो ओनली द कंपनी इज लाइबल, केवल कंपनी जो है थर्ड पार्टीज के लिए लाइबल है। कोई भी अगर डिफॉल्ट होता है कंपनी के नाम पे, इवन वो डिफॉल्ट जो है कौन कर रहा है, मेंबर्स कर रहा है, डायरेक्टर्स कर रहा है, ऑफिसर्स जो है कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, लेकिन केस किसके नाम पे डाला जाएगा, कंपनी के नाम पर डाला जाएगा। तो डियर यहाँ पे आपके माइंड में एक बात आती है, अरे इसका तो बड़ा ही अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आपके ही माइंड में बात नहीं आई, बहुत लोगों के माइंड में ये बात आई कि कॉर्पोरेट वेल के कॉन्सेप्ट के लिए हम ये जो कॉन्सेप्ट है इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, यानी कंपनी बनाकर जो है फ्रॉड किया जा सकता है। क्योंकि बाहर वाला जब केस डालेगा तो हमारे ऊपर तो नहीं डालेगा, वो किसके ऊपर डालेगा, कंपनी के ऊपर डालेगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का। तो यहाँ पे आउटसाइडर्स के लिए, थर्ड पार्टीज के लिए, देखिए कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि केवल कंपनी लायबल है, कंपनी के नाम पे जो भी काम किया जा रहा है, अगर कुछ गलत होता है, कुछ डिफॉल्ट होता है, राइट, काम डायरेक्टर्स, मेंबर्स, एम्प्लॉयज के थ्रू किया जा रहा है, ऑफिसर्स के थ्रू किया जा रहा है, क्योंकि कंपनी खुद तो कुछ कर नहीं सकती है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो जो काम है वो एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स, मेंबर्स के थ्रू किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई भी केस डाला जाता है, थर्ड पार्टी जो है एक्शन किसके अगेंस्ट लेगी, एक्शन कंपनी के अगेंस्ट लेगी, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके नाम पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो इस बात से दिमाग में एक बात तुरंत आती है कि अरे हम कुछ भी अगर कंपनी के नाम पे गलती करें, कुछ भी गलती करें, तो केस तो कंपनी के ऊपर डाला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हमें गलती करने की परमिशन है, फ्रॉड करने की परमिशन है? ये चीज़ लोगों के दिमाग में आई। लेकिन हमारा लॉ ने एक प्रोविज़न बना रखा है जिसको हम कहते हैं लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का मतलब ये हुआ कि अभी आपने देखा जो कंपनी के मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो अलग है और कंपनी अलग है, लेकिन उनको इस चीज़ का शेल्टर मिल जाए, कॉर्पोरेट वेल का जो कॉन्सेप्ट है इसका फ़ायदा उठाकर वो फ्रॉड कर सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब कभी भी कानून को ऐसा लगता है, लॉ को ऐसा लगता है कि इस कॉर्पोरेट वेल का जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट वेल, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो इस कॉर्पोरेट वेल के लिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि कंपनी का जो ये निगमन का पर्दा है, ये जो कॉर्पोरेट वेल है, इसको उठा कर देखा जाएगा कि फ्रॉड करने वाले लोग कौन हैं, गलत काम करने वाले लोग कौन हैं। तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई काम है, फ्रॉड का केस है, टैक्स बचाने का केस है, ये सारी चीज़ें आती हैं, या लगता है कि कोई चीज़ जो है वो आपके कंट्री के अगेंस्ट है, राइट, तो उस केस में ये जो कॉर्पोरेट वेल है इसको लिफ्ट किया जाएगा, उठाया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कंपनी में, कंपनी के नाम से ये जो काम कर रहा है ये कौन सा पर्सन है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का मतलब निगमन का पर्दा उठा देना, यानी इनकॉर्पोरेशन का ये जो शेल्टर मिला हुआ है कॉर्पोरेट वेल का, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट वेल, इसको न मानकर ये देखना कि उस फ्रॉड, उस टैक्स रेवेन्यू का जो इवेजन किया जा रहा था, जो टैक्स रेवेन्यू की चोरी हो रही थी, वो असल में करने वाले लोग कौन हैं। तो यहाँ पे हम कॉर्पोरेट वेल की बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे, जैसा कि आपको सामने कार्टून में दिखाया गया है कि यहाँ पे जो जजेस हैं, राइट है, जो कानून है वो ये देखता है कि जो भी इनकॉर्पोरेशन है वो इनकॉर्पोरेशन किसने बनाए हैं, कंपनी किसकी है, उस कंपनी के पीछे काम करने वाले लोग कौन हैं, और इसलिए जो कॉर्पोरेट
वेल है, जो पर्दा है, राइट, उसको उठाया जाता है, उसको उठाया जाता है और ये देखा जाता है कि हाँ उस कंपनी के पीछे कौन है। तो अगर कंपनी है और कंपनी का ये जो कॉर्पोरेट वेल है कि मतलब केस किसके नाम पे किया जा रहा है, कंपनी के नाम पे किया जा रहा है और पाया जाता है कि कंपनी फ्रॉड करने के लिए बनाई गई थी, धोखा देने के लिए बनाई गई थी, गलत इंटेंशन से बनाई गई थी, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट कंपनी बनाकर कोई काम किया जा रहा है, टैक्स रेवेन्यू बचाया जा रहा है, तो इस केस में कानून के पास ये राइट है, लॉ के पास ये राइट है कि वो इस कॉर्पोरेट वेल को उठाकर देखे कि हाँ इसके पीछे कौन है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, जो कि हम देखने जा रहे हैं। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सेपरेट पर्सनैलिटी ऑफ अ कंपनी इज अ स्टैट्यूटरी प्रिविलेज एंड इट मस्ट बी यूज्ड फॉर लेजिटिमेट बिजनेस पर्पस ओनली। तो ये जो सेपरेट पर्सनालिटी है कंपनी की, ये एक तरीके से कानून ने प्रिविलेज दी है कंपनी को, ताकि जो कानून की सीमाओं में रहकर जो बिजनेस है वो किया जा सके, लिमिटेड लायबिलिटी का फ़ायदा उठाया जा सके। फॉर्म जो अगर हम कंपनी बना रहे हैं बिजनेस करने के लिए, पॉजिटिव वे में हमें इसका यूज़ करना है, लेकिन अगर कोई भी पर्सन इसका नेगेटिव वे में यूज़ करता है, लॉ को ये समझता है कि ये इसकी कमी है और इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, तो कानून के पास राइट है कि वो इस कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दे और ये देखे कि वो कंपनी बनाने वाले जो है या जो भी ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़ है, कौन है जो कि वो फ्रॉड कर रहा है या वो गलती कर रहा है। तो वेयर अ फ्रॉडलेंट एंड डिसऑनेस्ट यूज इज मेड ऑफ द लीगल एंटिटी, द इंडिविजुअल्स कंसर्न will not be allowed to take shelter behind the corporate personality। जहाँ पे भी डिसऑनेस्ट पर्पस, फ्रॉडलेंट पर्पस के लिए काम किया जा रहा है, वहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं वो इस कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का शेल्टर नहीं ले सकते हैं, इसके पीछे छुप नहीं सकते हैं। वहाँ पर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका आएगा। द जुडिशरी विल ब्रेक थ्रू द कॉर्पोरेट शेल एंड अप्लाई टू द प्रिंसिपल और डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, और यहाँ पे एक नया डॉक्ट्रिन आ जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का। Alright, the code will look behind the corporate entity and take action as if no entity separate from members existed and make the members or the controlling the persons liable for debts and obligations of the company। तो इस केस में कोर्ट जो है ये देखेगी कॉर्पोरेट एंटिटी के पीछे कौन है, कंपनी के का जो कॉर्पोरेट वेल है उसके पीछे कौन है, कंपनी बनाने वाला कौन है, मैंने कहा एम्प्लॉयज़ कौन है जिसने फ्रॉडलेंट पर्पस के लिए काम किया है, डिसऑनेस्ट मीन्स में काम किया है, जो कि लायबल है कंपनी के डेट्स और ऑब्लिगेशंस को जिसने पूरा नहीं किया है। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट वेल जो है वो लग जाता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि जब भी ऐसा केस होगा, राइट, तो कंपनी के पीछे देखा जाएगा कि कंपनी कौन बना रहा है, किस पर्पस के लिए उसने कंपनी बनाई, कंपनी की ओर से डिसीजन कौन कर रहा है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन जरूर है, लेकिन जब अगर कोई इसकी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा डिसऑनेस्ट मीन्स में या फ्रॉडलेंट पर्पस के लिए, तो वहाँ पे आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल या पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल जिसको हम बोलते हैं वो आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि कंपनी के जो है पीछे कौन है जो ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कंपनी के पीछे कौन से ऑफिसर्स या कंपनी के पीछे कौन से डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स हैं या अदर स्टेक होल्डर्स हैं जो कि उस फ्रॉडलेंट पर्पस या डिसऑनेस्ट मीन्स के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप देखने जा रहे हैं कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल की जब हम बात करते हैं तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के रिगार्डिंग कुछ सेक्शंस हैं जो ये बताते हैं। एक्ट के अंडर में कुछ सेक्शंस हैं, कुछ
सेक्शंस में बताया गया है कि इन केसेस में ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ का जो डॉक्ट्रिन है उसको फॉलो किया जाएगा। और कुछ हमारे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं। प्रेसिडेंट्स का मतलब डियर आपको मालूम होगा, लॉ में प्रेसिडेंट्स हम जजमेंट्स को कहते हैं। कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो खुद में आगे आने वाले सेम सिचुएशंस के लिए लॉ बन जाते हैं। ऐसे जजमेंट्स जो आगे आने वाले समय के लिए खुद लॉ बन जाते हैं, लैंडमार्क जो जजमेंट्स होते हैं, जो कि आगे अगर कभी भी ऐसी सिमिलर सिचुएशन होती है तो उन पहले के जजमेंट्स को देखकर ही डिसीजन दिया जाता है। तो उन लैंडमार्क जजमेंट्स को हम बोलते हैं प्रेसिडेंट्स, राइट। तो यहाँ पर अंडर जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, राइट, तो यहाँ पर कुछ आपके प्रेसिडेंट्स हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं, राइट, जिनके बेसिस पे ये बोला गया कि कॉर्पोरेट वेल का लिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल का डॉक्ट्रिन जो है अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम कई सारे केसेस को वन बाय वन जो है स्टडी करेंगे। ये मैंने अलग अलग पढ़ाए हुए हैं सर। दिनशॉ मैकेंजी पैथिट का केस है। इसके अलावा अगर हम देखें तो गिलफोर्ड मोटर लिमिटेड वर्सेस मिस्टर हॉर्न का केस है। तो ये केसेस हुए थे टैक्स, ये जो दिनशॉ वाला केस है ये हुआ था कि टैक्स रेवेन्यू जो है वो बचाना चाहता एक पर्सन ने कंपनी बनाकर। गिलफोर्ड मोटर लिमिटेड के पीछे लिमिटेड वर्सेस मिस्टर हॉर्न का जो केस है, इसमें मिस्टर हॉर्न के इरादे नेक नहीं थे, फ्रॉड करना चाहते थे वो अपनी कंपनी बनाकर। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है। जोन्स वर्सेस लिपमैन का केस है। इसके अलावा आपका कॉनर्स ब्रदर्स का केस है। यहाँ पे आप डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी का केस देखेंगे। तो सारे केसेस मैंने अलग अलग बताए हुए हैं। CACET के एग्ज़ाम में केसेस नहीं हैं। आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि फ्रॉडलेंट पर्पस के लिए जो है या टैक्स रेवेन्यू चोरी करने के लिए अगर कंपनी बनाई जा रही है या पब्लिक इंटरेस्ट या जो सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन जो बनाए गए हैं उसके अगेंस्ट कुछ काम किया जा रहा है तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट जो है लग जाता है। RG फिल्म्स लिमिटेड का केस है। एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन जो इस कंपनी के थे उनका केस है। न्यू ऑरिजिन लिमिटेड का केस है। वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स BV वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। तो ये बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो मैंने वन बाय वन जो हैं अलग अलग पढ़ाए हुए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनको पढ़ने के लिए तो आप मेरे चैनल पे जाकर इन वन बाय वन इन केसेस को आप इजीली देख सकते हैं। इसके अलावा एक्ट में कुछ सेक्शंस है, जैसे सेक्शन 7 सब सेक्शन 7 है, सेक्शन 34 है, सेक्शन 35 है, सेक्शन 447 है। इसके अलावा भी कुछ सेक्शन है जिसमें कंपनी की ये जो कॉर्पोरेट वेल की मतलब कॉर्पोरेट जो पर्सनालिटी है तो इसको नहीं माना जाएगा। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा और देखा जाएगा कि जो भी फ्रॉड हुआ है उसके पीछे फ्रॉड करने वाले लोग कौन से हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट क्या है। राइट डियर, थैंक यू। कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कीप लर्निंग। थैंक यू डियर।